नमस्कार डियर स्टूडेंट। टीआर हेमराज मीणा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आपको मैं आज सामाजिक विज्ञान अध्याय 10 खनिज और ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। बच्चों, खनिज और ऊर्जा संसाधन के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि इसमें खनिज क्या है, ऊर्जा संसाधन क्या है, इन्हीं के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले पाठ की शुरुआत करने से पहले मैंने पहले भी बताया था आपको कि संसाधन किसे कहते हैं। छोटी सी परिभाषा, 1 नंबर की परिभाषा आती है कि संसाधन किसे कहते हैं। तो बच्चों, पर्यावरण में उपलब्ध हुए सभी वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रयुक्त होती है, संसाधन कहलाती है। यानी कि प्रत्येक वस्तु जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयुक्त की जाती है, वही संसाधन कहलाती है। मिट्टी संसाधन है, जल संसाधन है, वनस्पति संसाधन है, मानव संसाधन है। सब चीजें जो आप खुली आंखों से देख रहे हो पर्यावरण में, वो सब चीजें संसाधन है। अब पाठ का परिचय में शुरू करता हूँ। देखिए, खनिज का मतलब होता है जो खोद के निकाले जाते हैं, जो भूमि में से खोद के निकाले जाते हैं, वह खनिज कहलाते हैं। तो खनिज से तात्पर्य भूमि से खनन क्रिया के द्वारा निकाले गए रासायनिक तथा भौतिक गुण पदार्थ होते हैं, जो कि मानव के लिए उपयोगी होते हैं, उसे खनिज संसाधन कहा जाता है। एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, खनिज किसे कहते हैं? तो आपका सीधी सी परिभाषा है, खनिज से तात्पर्य भूमि से खनन क्रिया के द्वारा खनन क्रिया के द्वारा निकाले गए रासायनिक तथा भौतिक गुण पदार्थ होते हैं, जो कि मानव के लिए उपयोगी होते हैं, उसे खनिज संसाधन कहा जाता है। अब देखिए बच्चों, खनिजों के निर्माण में भौतिक और जैविक कारकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यानी भौतिक जो पृथ्वी पर जो जितने भी कारक है, ताप दाब की वजह से, और जैविक जो भी जीव जंतु वनस्पति ये नष्ट होकर लाखों करोड़ों वर्ष पहले भूमि की तह में दब गई और आज वह खनिज के रूप में परिवर्तित हो गई। तो खनिजों के निर्माण में भौतिक और जैविक कारकों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इसी कारण इन्हें अजैविक और जैविक खनिज के रूप में विभाजित किया जाता है। देखिए बच्चों, उत्पत्ति के आधार पर हम खनिजों को 2 भागों में बांट सकते हैं, एक तो जैविक, एक अजैविक। तो हम देखते हैं कि जैविक खनिजों में जो जीव जंतु के मरने से, उनके सड़ने से जैविक खनिजों का निर्माण हुआ है। लाखों करोड़ों वर्ष पहले पेड़ पौधे पृथ्वी की तह में दबने की वजह से कोयला और प्राकृतिक तेल का निर्माण हुआ है। तो ये जो जैविक है, अजैविक खनिज है, ये उत्पत्ति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, जैविक और अजैविक खनिजों को। तो जैविक खनिजों में कोयला, प्राकृतिक तेल। कोयला जब पृथ्वी की उथल पुथल हुई या भूकंप आया या ज्वालामुखी उजागर हुआ, उस समय लाखों करोड़ों हेक्टेयर भूमि, उनों की भूमि पृथ्वी की तह में नीचे दब गई। इस वजह से कोयले का निर्माण हुआ और वहीं इसी से प्राकृतिक तेल का निर्माण हुआ। अजैविक खनिज में लोहा, मैग्नीज आते ही हैं। तो ये हो गया कि उत्पत्ति के आधार पर खनिजों को 2 भागों में बांटा गया, जैविक और अजैविक। अब देखते हैं बच्चों, भारत खनिज संसाधन की दृष्टि से संपन्न देश है। यानी कि खनिजों की कोई कमी नहीं है, संपन्न देश है। यहाँ की भूगर्भिक संरचना ने विविध खनिजों के पदार्थों को प्रदान किया है। देखिए, हमारा जो भारत है वह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है।
और गोंडवाना लैंड और का हिस्सा होने की वजह से यहाँ की जो भूगर्भीय जो संरचना है उसने विविध खनिज पदार्थों का प्रदान किया है, यानी कि जो संरचना बनी उसने बहुत सारे खनिजों का निर्माण हुआ। अब देखिए देश के 96% खनिजों का भंडार मुख्यतः प्रायद्वीपीय पठार, अरावली पर्वतीय क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र घाटी, हिमालय क्षेत्र, तटीय प्रदेश में स्थित है। अगर इसको हम मैप में देखें तो इधर देखिए बच्चों, हिमालय क्षेत्र ये पूरा भारत में हिमालय क्षेत्र है। ये खनिजों की दृष्टि से पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर खनिज पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र घाटी, ये ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, इसके आसपास की जो घाटियां हैं वहाँ भी खनिज मिलते हैं। प्रायद्वीपीय पठारी भाग में यहाँ झारखंड, छोटा नागपुर का पठार, झारखंड, ये पूरा प्रायद्वीपीय पठार है, यहाँ पर भी खनिज मिलते हैं। दक्षिण तटीय प्रदेश, ये पूरा तटीय प्रदेश है बच्चों, ये भी खनिजों के भंडार है भारत में। अरावली प्रदेश, ये राजस्थान में अरावली पर्वतमाला जब राजस्थान को 2 असमान भागों में बांटती है तो ये भी खनिजों का भंडार है। राजस्थान में खनिजों की वजह से राजस्थान को खनिजों का अजायबघर भी कहा जाता है। अब देखिए तो ये देश के 96% खनिजों का भंडार कहाँ है? मुख्यतः प्रायद्वीपीय पठार, आपने देख लिया प्रायद्वीपीय पठारी भाग। इसके बाद में अरावली पर्वतीय क्षेत्र, ये अरावली पर्वतीय क्षेत्र हो गया। ब्रह्मपुत्र घाटी हो गई, और हिमालय क्षेत्र और दक्षिण तटीय प्रदेश में स्थित है। भारत में खनिजों को भौतिक तथा रासायनिक गुणों के आधार पर निम्न भागों में विभाजित किया जाता है, यानी कि जो भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर भारत में खनिजों को निम्न भागों में बांटा गया है। जैसे धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, यानी 2 भागों में बांटा गया है। भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर, भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। देखिए बच्चों, अभी गत वर्ष क्वेश्चन आया था कि धात्विक खनिज किसे कहते हैं, किन्हीं 2 के नाम लिखिए। तो सीधा सा बात है, जिस खनिज में धातु का अंश पाया जाता है वो धात्विक खनिज है। और ये अपन को लोहा अयस्क, क्रोमाइट, पायराइट, ये उदाहरण देने थे, और बहुत से बच्चों ने गलती की है। आप गलती ना करें कि धात्विक खनिज किसे कहते हैं। तो भाई भारत में क्वेश्चन आ जाए कि भारत में खनिजों को भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो आपका जवाब होगा 2 भागों में बांटा गया है, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। तो धात्विक खनिज की देखते हैं कि ऐसे खनिज जिसमें किसी धातु का अंश हो, यानी कि ऐसे खनिज जिसमें किसी धातु का अंश हो उसे धात्विक खनिज कहा जाता है। इसे भी 2 प्रकार से विभाजित किया जाता है। तो ऐसे खनिज जिसमें किसी धातु का अंश हो उसे धात्विक खनिज कहा जाता है। इसे भी 2 प्रकार से विभाजित किया गया जाता है, लोह धातु प्रदान, अलोह धातु प्रदान। यानी धात्विक खनिज भी 2 प्रकार के हैं। एक तो इसमें लोह धातु है, लोहे के गुण हैं, एक अलोह धातु प्रदान है। देखिए धात्विक खनिज एक तो है लोह धातु प्रदान, एक अलोह धातु प्रदान, जिसमें लोहे अंश की प्रधानता पाई जाती है। जिसमें लोहे अंश की प्रधानता पाई जाती है उसे लोह धातु प्रदान खनिज कहते हैं। जैसे लोहे अयस्क हैं, क्रोमाइट हैं, पायराइट हैं, टंगस्टन है, कोबाल्ट आदि। तो बच्चों ध्यान रखना कि ये तो इस साल आई गया क्वेश्चन, परंतु इसमें 2 तो पूछेगा वो खनिज किसे कहते हैं, अलोह धातु खनिज किसे कहते हैं। तो जिसमें लोह अंश नहीं पाया जाता लोह धातु खनिज कहलाता है। कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो देखिए बच्चों, ये जो है लोहा अयस्क है, क्रोमाइट है, पायराइट है, टंगस्टन है, कोबाल्ट है, ये लोहा धातु प्रदान है। ये लोहे की तरह सख्त है, लोहे का अंश पाया जाता है। टंगस्टन है, टंगस्टन से आपको पता है विद्युत बल्ब के जो तंतु है वो बनाए जाते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद में अलोह धातु प्रदान, जिसमें लोहे अंश नहीं पाया जाता, जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता उन्हें अलोह धातु प्रदान खनिज कहते हैं। जैसे सोना है, चांदी है, तांबा है, जस्ता है, बॉक्साइड है, टीन है, मैग्नीशियम आदि। ये सारे उदाहरण अलोह धातु प्रदान के हैं। अब देखिए
हमने रासायनिक गुणों और भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर 2 भागों में बांटा गया था, धात्विक अधात्विक। हमने धातु के बारे में पढ़ लिया कि धातु भी 2 प्रकार के, लोहा धातु प्रधान और लोहा धातु प्रधान और अलोहा धातु प्रधान। अब है अधात्विक खनिज, ऐसे खनिज जिसमें किसी धातु का अंश नहीं होता हो, ऐसे खनिज जिसमें किसी भी धातु का अंश नहीं होता हो उन्हें अधात्विक खनिज कहते हैं। जैसे कि चूना पत्थर, डोलामाइट, अभ्रक, जिप्सम आदि, ये अधात्विक खनिज है, इनमें धातु है नहीं। चूना पत्थर, आप जो चूना पत्थर जो है उपयोग करते हो आप मकानों की पुताई के लिए, डोलामाइटिक मिट्टी है, अभ्रक जिसका भीलवाड़ा में बहुत बड़ा उद्योग है, और जिप्सम ये सारिता, मिट्टी की सारिता को खत्म करने के लिए जिप्सम का छिड़काव किया जाता है। तो ये खनिज अधात्विक खनिज है। अब देखिए बच्चों, इसी में अधात्विक खनिज में ऊर्जा खनिज भी आते हैं। तो ऊर्जा खनिज जो हम देखते हैं, ऊर्जा खनिज तो ऐसे खनिज जो ऊष्मा या ऊर्जा प्रदान करते हैं, ऐसे खनिज जो ऊष्मा या ऊर्जा प्रदान करते हैं ऊर्जा खनिज कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से? एक तो ईंधन खनिज, एक अणुशक्ति खनिज। वेरी वेरी मोस्ट ध्यान रखना, क्योंकि अभी पूछेगा, ये तो पूछ ही दिया। अब इस साल 2020 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पूछने वाला है इसमें से क्वेश्चन। या तो अणुशक्ति खनिज के बारे में 2 उदाहरण दीजिए, ऊर्जा खनिज किसे कहते हैं, अणुशक्ति खनिज का 2 उदाहरण दीजिए। तो फिर ऊर्जा खनिज किसे कहते हैं, ईंधन खनिज के 2 उदाहरण दीजिए। तो बच्चों, ऐसे खनिज जो ऊष्मा या ऊर्जा प्रदान करते हैं वह ऊर्जा खनिज कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार देखिए, एक तो ईंधन खनिज और एक अणुशक्ति खनिज। देखो, ऊर्जा 2 तरह से प्राप्त की जाती है, एक तो ईंधन खनिज है, एक अणुशक्ति। अभी जो ईंधन खनिज है वो क्या है कि वो संसाधन सीमित है, वो हम उनको दोनों सीमित है, परंतु इनसे ऊर्जा कम मात्रा में उत्पादन हो सकती है। अणुशक्ति खनिज से ज्यादा होती है, यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, इल्मेनाइट। ये अणुशक्ति खनिज ऊर्जा उत्पादन में अच्छे सहायक हैं, इनसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है और इनसे कम मिलती है। भाई इनको ज्यादा खर्च करना पड़ता है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक से ज्यादा खर्च करना पड़ता है, उनको कम मात्रा में खर्च करना पड़ता है। आपको पता है यूरेनियम 235 की नाभिक का फरार किया जाता है, तो वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। तो ये वो चीजें हैं, आप विज्ञान वाला हिस्सा इसमें। तो 2 प्रकार के हैं, ईंधन खनिज, अणुशक्ति खनिज। इसमें ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, इसमें कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैसें आदि हैं। अणुशक्ति खनिज इसमें यूरेनियम है, थोरियम, बेरिलियम, इल्मेनाइट। तो अणुशक्ति खनिज की उदाहरण देकर पूछेगा तो यूरेनियम है, थोरियम, बेरिलियम, इल्मेनाइट, ये ध्यान रखना। और ईंधन खनिज में कोयला है, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसें। ईंधन खनिज भारत में धात्विक और अधात्विक दोनों प्रकार के 89 खनिज पाए जाते हैं, यानी कि धात्विक और अधात्विक दोनों प्रकार के 89 खनिज पाए जाते हैं, जिसमें 52 अधात्विक, 10 धात्विक और 23 सूक्ष्म खनिज हैं। जैसे निर्माण सामग्री तथा 04 ईंधन खनिज हैं। जैसे कि निर्माण सामग्री तथा 4 ईंधन खनिज हैं, जो कि देश के सकल घरेलू उत्पाद का 3.4% तथा औद्योगिक उत्पादन का 11% है। तो ये आपके हो गया चैप्टर खनिजों के बारे में। तो ये जो 4 ईंधन खनिज के अंतर्गत है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसें हैं और भी हैं। तो ये 4 ईंधन खनिज हैं। अब देखिए बच्चों, भारत खनिज भंडार, ये अरावली प्रदेश है, हिमालय क्षेत्र है, देख लीजिए हिमालय क्षेत्र, यहाँ पे खनिज मिलते हैं। प्रायद्वीपीय पठारी भाग है, पूरा खनिज मिलते हैं। दक्षिणी तटीय प्रदेश, यहाँ पर खनिज मिलते हैं। ब्रह्मपुत्र घाटी मिलते हैं खनिज। यहाँ बम्बई हाई में पेट्रोल निकलता है, उधर असम में डिगबोई में पेट्रोल निकलता है। ये भारत में खनिज भंडार है। तो धन्यवाद, आगे का नेक्स्ट देखेंगे अब।